हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे चैनल बीआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है मेरी वो पाइथन प्रोग्रामिंग पर एलिफ स्टेटमेंट पर है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट पर भी मैं वीडियो आपको पहले दे चुका हूं। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स को शेयर किया है, आप वहां पर क्लिक करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इन वीडियोज में मैंने आपको सिंटेक्स उसका बताया है, फ्लो चार्ट बताया है और देन कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ प्रैक्टिकल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं। आप उन्हें सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कमेंट करके बताएं कि कोई प्रॉब्लम या फिर इजीली आपने सॉल्व कर लिया। देन आज की जो वीडियो है मेरी वो एलिफ स्टेटमेंट पर है। सेम आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैंने प्रोवाइड की हैं, उन्हें सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एलिफ स्टेटमेंट का। हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया। अब हमारे पास है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट जिसे हम एल्स इफ भी कहते हैं, उसका सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से उसे हम लोग यूज में लेते हैं। तो देखिए, सिंटेक्स से हम बात करते हैं एलिफ स्टेटमेंट की, तो यहां पर स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट से। नॉर्मली जैसे इफ स्टेटमेंट लिखा जाता है, इफ देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन और उसके अंदर कॉलन के बाद, यहां देखिए कॉलन जरूर लगाते हैं, कॉलन के बाद बॉडी ऑफ इफ, देन एलिफ। इसका मीनिंग क्या है? अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी चलेगी, अदरवाइज अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जाएंगे एल्स इफ यानी एलिफ में। तो एलिफ का मतलब है कि पहले तो फॉल्स कंडीशन, उसमें भी एक नई कंडीशन जो इफ के थ्रू डिफाइन है। तो इसीलिए हम लोग इसे एलिफ कहते हैं, क्योंकि एल्स के अंदर इफ लगा है। देन कंडीशन यहाँ चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ एलिफ का यूज करेंगे, अदरवाइज जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यूज करेंगे बॉडी ऑफ एल्स में। तो इस तरीके से हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज में लेंगे और यह इसका एक सिंटेक्स है। अगर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसका एक ऑपरेशन चेक करता हूं तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक इफ कंडीशन, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगाऊंगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ उस इफ को मैं डिफाइन करूंगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैं बॉडी ऑफ इफ में जाऊंगा, जैसे मैं इसमें गया हूं। अगर यही कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मैं जाऊंगा एल इफ में, एल्स के बाद इफ में, एलिफ में। तो फॉल्स कंडीशन होने के बाद मैं फिर से एक कंडीशन को चेक करूंगा जो मेरी एल्स इफ यानी कि एलिफ में दी गई है। अगर वो कंडीशन ट्रू करती है तो मैं बॉडी ऑफ एलिफ के अंदर जाऊंगा, इस वाले पार्ट में जो यहाँ पर गिवन है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो मेरे पास तीसरी कंडीशन है जो एल्स है, तो बॉडी ऑफ एल्स में जाने के बाद तीनों ही तरफ से मेरे पास इनमें से किसी में से भी एक जगह से निकलने के बाद हम लोग एक जगह पर यहाँ पर स्टेटमेंट को यूज में लेंगे। ओके, तो ये मेरा फ्लो चार्ट था, ये ऑपरेशन था और ये इस तरह से सिंटेक्स यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मेरे पास एम गिवन है, सो एम वन क्या है? फर्स्टली राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड देन डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक। देखिए, इसका मतलब क्या है, पहले आप इसका मतलब समझें, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमें यहाँ काम करना है, एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें यूजर के थ्रू एक नंबर एंटर होगा, और नंबर कौन सा होगा? बिटवीन 1 to 7। मतलब मुझे यहाँ पर 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करना होगा
वो हम यूजर से करवाएंगे एंड देन डिस्प्ले कराना होगा करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक, मतलब मीन्स 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे। ऐसे ही 7 डेज में से किसी एक पर्टिकुलर डे को मुझे वहां डिस्प्ले कराना होगा जो मेरा डे उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो एम नंबर 1, ये मेरा पहला एग्जाम्पल होगा, ठीक है। देन अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। सेकंड एम है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द कैरेक्टर एंटर इज वोवल और नॉट। यहां हम चेक करने वाले हैं कि जो भी इस प्रोग्राम के अंदर एक कैरेक्टर एंटर होगा, मुझे फाइंड करना है कि वो वोवल है और नॉट। वोवल मीन्स क्या होता है, वोवल्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर किसी ने एंटर किया ए, तब भी वो डिफाइन करना चाहिए कि वोवल है, और अगर वो एंटर करता है स्मॉल ए, तब भी वो डिफाइन करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए कि वो वोवल ही है कैरेक्टर। और अगर किसी ने वन किया या फिर किसी ने, क्योंकि हम यहाँ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो या फिर किसी ने बी किया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये एंटर जो कैरेक्टर है वो वोवल नहीं है। ओके, तो सेकंड एम हमारा ये है। एम नंबर 3 है हमारे पास, हमें एक प्रोग्राम करना है टेक्स्ट कैलकुलेट के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट टेक्स्ट गिवन द फॉलोइंग कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस मेरे पास गिवन है जिनको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट को कैलकुलेट करना है। तो पहला क्या है, इफ इनकम इज लेस देन 150, मतलब मीन्स 1,50,000, देन नो टैक्स। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। इफ टैक्सेबल अमाउंट इज, इनकम इज 1,50,000 to 3 लाख, तो उस केस में चार्ज लगेगा 10%। अगर इफ टैक्सेबल इनकम इज 3 लाख to 5 लाख, then charge is 20% tax. If taxable income is above 5 lakhs, then charge 30% tax. तो मुझे यहाँ पर एक कैलकुलेट करना है टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम। अब इनकम डिफाइन करती है कि वो कितना है, वो रेंज हमारे पास सामने गिवन है। तो इस तरीके से मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे यहाँ सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी या प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम भी दी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो और हम देखते हैं कि क्या करने होंगे आपको जिससे कि आप उन्हें यूज में ले सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज एंटर्ड बाय द यूजर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें चेक करना है जो भी नंबर एंटर्ड किया जा रहा है यूजर के थ्रू, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है और क्या वो इक्वल टू 0 है। तो जो नंबर एंटर किया वो आपको फाइंड करके बताना है कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है पहला। देन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि वो इनपुट क्या होगा यूजर के थ्रू, एंड देन चेक वेदर इट इज अ नंबर और कैरेक्टर। फिर वो फाइंड करना है कि वो नंबर है या कैरेक्टर है। इफ इट इज अ कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर है तो क्या करना है, बताना है कि इट इज इन अपर केस और लोअर केस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं, देन कैलकुलेट द टोटल एंड एग्रीगेट एंड डिस्प्ले द ग्रेड, ठीक है। ये काम करना है। अब ग्रेड कैसे डिस्प्ले होगा, इफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 75%, देन ग्रेड इज डिस्टिंक्शन। अगर 75% से ऊपर है एग्रीगेट तो उसका मतलब डिस्टिंक्शन हो गया। If aggregate is 60 greater than equals to and less than 75, 60 से बड़ा होगा और 75 से छोटा है तो वो होगा फर्स्ट डिवीजन। अगर aggregate is 50 greater than equal and less than 60, 50 से बड़ा, ठीक है, एंड 60 से छोटा, तो उस केस में हम उसे ग्रेड दिखाएंगे
सेकंड डिवीजन। ठीक है, अगर एग्रीगेट जो है 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है, ठीक है, तो वो होगा थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जो 75 से बड़ी है संख्या, कोई भी है अगर वो ग्रेटर देन 75 है। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन है 60 से बड़ा और 75 से छोटा, कोई भी संख्या। तीसरी जो कंडीशन है वो है 50 से अबव लेकिन 60 से बिलो, वो सेकंड डिवीजन। नेक्स्ट है 40 से ग्रेटर 50 से बिलो, अदरवाइज फेल। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए सारे क्वेश्चंस मेरे पास सामने गिवन है। मेरा एम 1 ये है, ठीक है, एम 2 मेरे पास ये गिवन है और एम 3 गिवन है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पहले एम 1 की। तो मैंने इसके लिए पहले प्रोग्राम बनाऊंगा। एम क्या हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट prompts the user to enter a number between 1 to 7, ठीक है, and then display the corresponding day of week। मुझे क्या करना है, 1 to 7 के बीच में एंटर कराना है कोई भी एक नंबर और डिस्प्ले कराना है उसके अकॉर्डिंग डे वीक का। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। फिर तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल को माना किसी भी एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल नेम उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डे लिया, तो डे बराबर इंटीजर, क्योंकि मेरी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, इनपुट नाम का फंक्शन मैंने यूज किया, एंड देन एंटर एनी नंबर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया था लेकिन रह गया ब्रैकेट। So enter any number between 1 to 7। ठीक है, अब यहाँ पर 1 to 7 के बीच में कोई भी नंबर एक एंटर किया जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर डे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हमने वैल्यू इनपुट करा दी। अब यहाँ क्या करेंगे, हम चेकिंग करेंगे इफ डे इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो कॉलन लगा के क्या लिखा जाएगा, प्रिंट कर दे, जैसे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मंडे करा रहा हूं यहाँ पे, मंडे। ठीक है, आप संडे से स्टार्ट करना, संडे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, हमने 1 इनपुट किया है तो मंडे आएगा। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एलएफ, और एलएफ के अंदर डे इक्वल टू 2, देन कॉलन लगा के अगेन प्रिंट में मैंने क्या किया, ट्यूसडे, एंड अगेन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे यूज किया डे इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, कॉलन लगाना भूल गया मैं, देन प्रिंट वेडनेसडे, अगेन एलिफ, डे इक्वल टू 4, देन प्रिंट क्या होगा, 4 है तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो हम प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट कराएंगे यहाँ पर थर्सडे। ओके, तो यहाँ हम थर्सडे लिख देंगे। देन अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, 4 भी नहीं है वो, तो क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 है तो प्रिंट कराएंगे हम थर्सडे के बाद फ्राइडे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स, देन एलिफ 6,
then print Saturday. अब क्योंकि यहाँ पर हमारे सैटरडे तक हो गया है, ठीक है, तो अभी एक और रह गया 7 नंबर भी हो सकता है, तो हमने एलिफ में गए, देन डे बराबर 7 है अगर, तो हमने यहाँ क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ लिखा संडे। तो इस तरह से अगर इनमें से 7 में से कोई भी डे होता है तो वो इस तरह से यूज में लिया जाता है। अदरवाइज अगर वैल्यू ही कुछ और डाली जाए तो फिर एल्स में क्या लिखा जाएगा, प्रिंट रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अब एक बार इसे प्ले करते हैं। देखिए मैंने प्ले किया इसे, यहाँ ये प्ले हो रहा है, और देखिए प्ले मैंने जो आपसे पूछा है नंबर पहले, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट किया 5। अब देखिए 5 में क्या आना चाहिए, ऊपर क्या दिख रहा है, फ्राइडे, राइट। 5 में मेरे पास आंसर फ्राइडे आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से रन कराया, और रन कराने के बाद फिर मेरे से क्वेश्चन पुट अप हुआ। अब मैंने यहाँ दिया 7, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, संडे। बिल्कुल सही है। इन एनी केस मैंने इसमें इनपुट किया 9, तो देखिए आउटपुट आना चाहिए रॉन्ग इनपुट, राइट। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 1 to 7 में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ करस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक, तो मैं उसे इस तरीके से प्रोग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम देते हैं दूसरा एम। तो सेकंड एम में मेरे पास राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द कैरेक्टर एंटर इज वोवेल और नॉट। तो मुझे क्या बताना है, क्या जो एंटर कैरेक्टर है वो मेरा एक वोवेल है या नहीं। तो मुझे इस तरह की चेकिंग इसमें करनी है। तो मेरे को सबसे पहले पता है कि वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मुझे कंडीशन लगानी है यहाँ पे ए ई आई ओ यू की। अब मैं कंडीशन किस तरह से लगाऊंगा वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर इनपुट कराया, तो कैरेक्टर क्योंकि एक स्ट्रिंग है के रूप में होता है कैरेक्टर, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर उसे कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। मान लिया एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा। जो मेरे पास ये जो वैल्यू है सी एच, क्या बराबर बराबर कैपिटल ए, क्योंकि मैं ए से चेक कर रहा हूँ। साथ ही साथ चेकिंग होगी मेरी ए आई ओ यू, तो इसका मतलब सी एच बराबर कैपिटल ई सेम और बराबर आई ओ यू। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई। देन कंडीशन लगाने के बाद इससे अगर ये इसमें से मैचिंग होती है तो इट मीन्स जो भी कैरेक्टर मैंने यहाँ नोट किया है तो उसे मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि कैरेक्टर इज ए वोवेल। क्लियर? तो इसका मतलब वो कैरेक्टर मेरा वोवेल होगा। इट में भी पॉसिबल है कि दोनों ही कंडीशंस हैं। हो सकता है मेरे पास कैरेक्टर में स्मॉल कैपिटल की जगह स्मॉल डालूं, तो इसलिए मुझे उसकी भी चेकिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सारी चेकिंग लगाऊंगा, और इन्हें चेक करने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि हमारी वो वोवेल है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ सीधे सीधे मैं यहाँ प्रिंट करूंगा अगेन सी एच इज ए वोवेल।
ठीक है, आप चाहे कैपिटल में डालिए या फिर स्मॉल में, दोनों ही केस में मेरे पास आंसर सेम आने वाला है। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो इसका अंदर क्या है, वो वॉवेल नहीं है। तो उसे किस तरह दिखाएंगे, एच इज नॉट ए वॉवेल। तो बस इतना सा छोटा सा प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम इजीली डिसाइड कर लेंगे कि एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट। इसे आप प्ले कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। देखिए रन करने के बाद मैंने यहाँ कैरेक्टर डाला कैपिटल ई, इज ए वॉवेल, राइट, आंसर करेक्ट। अगेन मैंने चेक किया और यहाँ मैंने वैल्यू डाली कैपिटल जेड, तो जेड इज नॉट ए वॉवेल। अभी मैं एक बार चेक करता हूँ कि स्मॉल वैल्यूज मैच कर भी रही हैं या फिर नहीं। मैंने किया आई, तो आई इज ए वॉवेल, राइट। एक बार आप चेक कीजिएगा सब लोग कि जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है या नहीं। आप अपने सिस्टम पे इसे डेवलप करें और चेक करें। एंड द थर्ड प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम डिफाइन कर रहा है आपको टेक्स्ट के ऊपर। सो एम 3 क्या हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टेक्स्ट गिवन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को कैलकुलेट करना, उसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना। प्रोग्राम में क्या क्या होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं। जो पहली कंडीशन, इफ इनकम इज लेस देन 1,50,000 देन नो टैक्स। अगर इनकम हमारी लेस देन है 1,50,000 से, इसका मतलब कोई टैक्स नहीं है। इफ टैक्सेबल इनकम इज 1,50,000 to 3 lakhs then charge 10%। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उसका चार्ज 10% जाएगा। अगर यही इनकम, इफ टैक्सेबल इनकम इज 3 लाख से 5 लाख तक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 से 5 लाख तक है तो उसको जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 20% करना पड़ेगा। मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक 10%, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो वो उस इनकम का 20% होगा। ठीक है, इफ टैक्सेबल इनकम इज अबव 5 लाख देन चार्ज 30%। अगर यही इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उसका चार्ज 30% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक इनकम जिसके हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक इनकम नाम का वेरिएबल जिसमें क्या कराएंगे, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, उस इनकम को हम यहां पर यूज में ले लेंगे, या फिर हम यहां पर फ्लोट ले सकते हैं क्योंकि इनकम है हमारे पास। ठीक है, और यहां पे हमने लिया इनपुट, और इनपुट के अंदर एंटर द इनकम। अब यहां क्या हो गया, हमारे पास इनकम आ गई। अब इस इनकम से हम इस टैक्स को फाइंड करेंगे। तो पहला हमारे पास कंडीशन लगानी होगी हमें, इफ इनकम इज लेस देन इक्वल्स टू 1,50,000। क्योंकि अगर 1.5 लाख तक इनकम है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब होगा कि नो टैक्स। तो हम यहां क्या करेंगे, प्रिंट नो टैक्स। क्लियर, अगर इनकम 1.5 लाख तक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, इनकम जो है हमारे पास 1.5 से 3 लाख तक की है, तब हमें लगाना होगा यहाँ पर कंडीशन कि इनकम इज ग्रेटर देन 1,50,000। मैंने यहाँ केवल ग्रेटर इसलिए लगाया क्योंकि मेरी जो इनकम यहाँ शो किया गया 1,50,001 रुपए से लेकर 3 लाख तक की है। तो मैंने कंडीशन लगा दी, एंड इनकम इज लेस देन इक्वल टू 3 lakhs। ओके, देन अब इसके बाद यहां क्या प्रिंट करेगा, देखिए यहां पर हमें प्रिंट कराना है टैक्स। तो टैक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, जो 1.5 लाख इनकम है वो हमारी इनकम इसमें नहीं काउंट होगी। तो इसलिए हम पहले 1.5 लाख इनकम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1.5 लाख की इनकम को माइनस करने के बाद, क्योंकि टैक्स जो है वो 10% है, दैट मींस 10/100, इसका मतलब 0.10। क्लियर, तो जो मेरा पास आउटपुट आने वाला है वो मेरा उस 1.5 लाख से ऊपर की इनकम पे, जो 3 लाख तक की इनकम है, उस पे 10% के साथ आने वाला है। इन एनी केस अगर मेरी इनकम
3 लाख से ऊपर है तो उस केस में हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इनकम इज ग्रेटर देन 3 लाख। ठीक है, अगर 3 लाख से ऊपर है इनकम, कितनी है, साथ ही साथ हमें कंडीशन लगानी है कि इनकम जो है वो लेस देन होनी चाहिए 5 लाख, मतलब 5 लाख। ठीक है, तो मैंने इनकम यहां पर लगा दी कि अगर मेरे पास 5 लाख की इनकम से और 3 लाख की इनकम तक के बीच में है, तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो 1.5 से 3 लाख की तक की जो इनकम है उस पर हम पहले ही 10% लगा चुके हैं। वो 3 लाख से जो ऊपर के बीच में जा रहा है 5 लाख तक के में, उस पर हमें 20% लगाना है। तो क्या करेंगे, जो टैक्स की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, इनकम माइनस, यहां पर हम लाएंगे 3 लाख। पहले हम 3 लाख को यहां पर माइनस करेंगे। ठीक है, जो माइनस वाली जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, क्योंकि 20% लगना है इस पे, और साथ ही साथ जो 1.5 लाख से 3 लाख तक की इनकम है उस पे हमने 10% लगाया था, तो जो उसकी हम काउंट करके वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा 15,000। ठीक है, तो 15,000 जो टैक्स है प्लस हो जाएगा इस ऊपर की इनकम से जो 3 से 5 तक के बीच की है। ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें भी नहीं स्लैब में आ रहा है तो वो कहां आएगा, 5 लाख से ऊपर। तो उस केस में हम यहां जो टैक्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो लगाएंगे इनकम माइनस 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से माइनस हुआ, इनटू हमने एक जो कंडीशन लगाई वो कितनी है, 30%, तो 0.30 प्लस, क्योंकि पहले से हमें पता है कि 3 से 5 लाख तक के 20% लग रहा है, और बिलो 3% जो बिलो 3 लाख जो है उसमें 10% है, तो टोटल मिला के हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 55,000 रहती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, वही हमारा टैक्स होगा जो इनकम पर लगेगा। ठीक है, तो इसे एक बार चला के देख लेते हैं। ओके, तो रन करते हैं इसे। देखिए, इफ इनकम इज मैंने इनकम कही 2 लाख, इसका मतलब ये किस स्लॉट में आया, ये आया फर्स्ट स्लॉट में नहीं आया, क्योंकि इनकम लेस देन नहीं है 1,50,000 से, तो वो आया सेकंड स्लॉट में। तो सेकंड में जो इनकम है वो 10% होनी चाहिए इसकी 1.5 लाख से माइनस करने का, मतलब मींस 5,000। देखिए आउटपुट क्या आया, 5,000। क्यों हुआ, 2 लाख में से 1,50,000 को माइनस किया, दैट मींस 50,000 इनटू 10%, मतलब 0.10 को जब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकाली वो हमारी आई 5,000। तो ये हमने टैक्स फाइंड किया। इन एनी केस मेरे पास टैक्स जो इनकम है वो इनकम हम 1 लाख मान के चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बिलो 1,50,000 है, तो इसका मतलब इसकी कितनी टैक्स होना चाहिए, नो टैक्स। देखिए यहाँ पर अभी मुझे यहाँ टैक्स दिख रहा है 5,000। वो क्यों आया, क्योंकि मैंने इस टैक्स नाम के वेरिएबल को अगर मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता तो उससे मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स को स्टार्टिंग में ही डिनोट किया मैंने 0। ठीक है, जब इनकम लेस देन 1,50,000 है तो नो टैक्स होगा, और टैक्स कितना लगेगा, 0। तो एक बार फिर से प्ले कर लेते हैं, रन करते हैं फिर से। अगेन इनकम इज 1 लाख, देन आउटपुट इज नो टैक्स एंड टैक्स पर आवर 0। क्लियर, तो इसी के थ्रू हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे कमेंट के थ्रू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।